हेलो एवरीवन। सो आज हम एक फिर न्यू टॉपिक के साथ तुम्हारे सामने आ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब स्पेसिस। मैंने लास्ट एक लेक्चर में तुम्हें बताया था कि भैया वेक्टर स्पेस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन बताई थी और भी बहुत सारी चीजें बताई थी वेक्टर स्पेसिस के बारे में। मेनली मैंने तुम्हें जो बताया था एक बार समराइज कर देता हूं कि इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है। जिसको ये आता है वो आज के लेक्चर में बैठ सकता है। इंटरनल क्या होती है, एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है, फिर मैंने तुम्हें बताया था कि भैया वेक्टर स्पेस क्या होते हैं। इनके काफी सारे एग्जांपल भी बताए होंगे। तो जिसको ये चीजें आती हैं वो भैया आज का लेक्चर उसके लिए स्मूथ चलने वाला है। तो भैया थोड़ी सी रिकमेंडेशन है कि लास्ट में देख लो, है ना। 1 घंटे का लेक्चर है, उसको पूरा फॉलो करके चलोगे तो मजा आएगा एकदम। अगर डायरेक्ट सब स्पेस पे आओगे तो मैं समझा तो आज दूंगा, इंडिपेंडेंट लेक्चर रहेगा, लेकिन मजा ज्यादा तब आएगा जब तुमने पहले का लेक्चर अच्छे से देखा हो। ठीक है। उसके बाद जाते जाते मैंने तुम्हें थोड़ी सी बातें बताई थी। एक मैंने चीज बताई थी कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी लास्ट टाइम तुम्हें, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सबफील्ड। ये सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स और यहां पे रियल। ये हमारे पास क्या है, ये होती है फील्ड और ये होगी इसकी सब फील्ड। इस पे क्या है, वेक्टर स्पेस बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। क्या ऐसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये इसकी सब फील्ड थोड़ी है यार, है ना। उसकी सब फील्ड थोड़ी। सब फील्ड होने के लिए सबसे पहले सबसेट भी तो होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी। तो पहली चीज तो भैया मैंने तुम्हें ये कराई थी। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें इसका प्रूफ भी कराया था। वैसे प्रूफ मैं ज्यादा कराता नहीं हूं, बट तुम्हें पता है कि जिसका प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो फिर मैं तुम्हें करा देता हूं। बात समझ आ रही है। उसके बाद मैंने तुम्हें नेक्स्ट चीज जो बताई थी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई थी वो बताई थी कि अगर एक m क्रॉस n की मैं मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहूं, अगर मैं n क्रॉस n की मैट्रिसेस का पूरा सेट लूं, जितनी भी m क्रॉस n की आ सकती, जितनी तुम्हारी इच्छा हो वो सारी की सारी डाल दो, सारी की सारी मैट्रिसेस डाल दो। अगर वो मैं डिफाइन करूं f फील्ड पे, तब हम उसे क्या कहते हैं, मैट्रिसेस, सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑन अ फील्ड, वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ऑन फील्ड ओवर द फील्ड f। ये मैंने सारी चीजें तुम्हें लास्ट टाइम बताई थी। जैसे कि मैंने कहा था सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, तो यहां लिख भी देते हैं, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ओवर द फील्ड f। तो ये मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें। हाँ, यहां पे वो भी लिखवाया था विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, वो सारी चीजें भी लिखवाई थी। फिर मैंने बताया था तुम्हें कि भैया इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको डिनोट करने का मेथड होता है कुछ ऐसे, m क्रॉस n f। पहली नोटेशन तो भैया इसकी ये होती है कि तुम m क्रॉस n ऊपर डाल दो, सॉरी ऐसे, हाँ ऐसे डाल दो और ये हमारी नोटेशन होगी। दूसरी ऐसे भी लिख सकते हो, m क्रॉस n ऐसे इंटू f, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी कई बार यूज हो जाएगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। ठीक है। मैं तुमसे एक एग्जांपल भी पूछा था लास्ट टाइम, एक और बार पूछ लेता हूं। क्या भैया जो मैं लिखने वाला हूं अब, क्या ये रियल m क्रॉस n, क्या ये बनाएगी हमारे पास वेक्टर स्पेस? क्या ये बनाएगी? बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली भैया। क्यों? क्योंकि ये सब स्पेस नहीं है, तो वेक्टर स्पेस तो क्या ही बना, सब स्पेस है ही नहीं। सॉरी, ये वेक्टर स्पेस बनाएगी नहीं। क्यों वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगी? क्योंकि भैया ये इसका है नहीं, ये इसका छोटा सा पार्ट थोड़ी है। ये तो मैंने सारी चीजें तुम्हें लास्ट टाइम क्लियर कर दी थी, है ना। पहली बात तो भैया एक्सटर्नल कंपोजिशन ही नहीं डिफाइन होने वाली। क्या मैं अगर एक्सटर्नल कंपोजिशन आनी चाहिए, क्या मैं अगर एक कॉम्प्लेक्स का नंबर ले लू z, हाँ z ले लू, तो क्या वो z मेरे को, और यहां से एक नंबर ले लू x, यहां से लिया z, यहां से लिया x और z में कोई ऑपरेशन लगाया, क्या वो वापस मेरे को मिलने वाला है r में? नहीं मिलेगा भैया। कैसे मिल जाएगा? रियल में तुम आयोटा ढूंढने जाओगे, नहीं मिलेगा। रियल वाले में नहीं आयोटा आने देते हो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो यहां तक मैं पहुंचा चुका था तुम्हें। उसके बाद मैंने एन टपल्स वाली बात की थी कि एन टपल्स क्या होते हैं, वो बताई थी ना चीज। तो यहां पर तीसरी चीज मैं तुम्हें बता रहा था, एन टपल। यहां मैं तुम्हें बता रहा था एन टपल, एन टपल। जैसे तुम ऑर्डर्ड पेयर कह देते हो किसी चीज को, ऐसी हमने एन के लिए लिखा हुआ है एन टपल। ये जो मैथमेटिशियन होते हैं ना, बड़े स्मार्ट होते हैं।
आज मान लो हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, कल को तुमने कह दिया, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी है वो कहती है कि 10-12 डायमेंशन होते हैं, कोई और भी थ्योरी है मैंने सुना उसको सुपर स्ट्रिंग थ्योरी शायद है वो, या मेम्ब्रेन थ्योरी ऐसी है फिजिक्स में जो कि 25 डायमेंशन कहती है होते हैं यूनिवर्स के। जैसे आइंस्टीन की थ्योरी है वो कहती है 4 डायमेंशन होते हैं, 3 स्पेस के और 1 टाइम का। ये सारी चीजें हमने सुनी है आज तक, हमें मतलब आइंस्टीन वाली तो चलो प्रूव हो गई है चीजें, लेकिन बाकी सिर्फ सुनी है आज तक। तो भैया ये सारी चीजों में फिर तो हमारी सारी लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी ये सब फेल हो जाएगा। इसलिए हम जनरल चीजें लेके जाते हैं एन डायमेंशन। वो तो हमें 10-20 कहते हैं, हम कहते हैं 10-20 छोड़ो, हम तो एन डायमेंशन ले रहे हैं। एन डायमेंशन क्या सर कोई इनफाइनाइट डायमेंशनल जैसी भी चीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्वांटम मैकेनिक्स में होते हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल चीजें। इनफाइनाइट डायमेंशनल पे मैं ज्यादा डीप तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके लिए फिर हमारे पास आ जाएगा हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस में आ जाते हैं भैया, फिर हिल्बर्ट स्पेस में आ जाते हैं फिर हम, अगर इनफाइनाइट डायमेंशनल की बात हो रही है। तो जब भी कोई चीजों को फाइनाइट डायमेंशनल से इनफाइनाइट में लेके जाना हो तो कहां पहुंच जाते हैं हम? हिल्बर्ट में पहुंच जाते हैं। फिर वो अलग चीजें हो जाएंगी, सब्जेक्ट से बाहर हो जाएगा, तो मैं नहीं बताने वाला। तो अगर मैं इसके सेट को डिफाइन करूं तो वो कुछ ऐसा होता है, V इज इक्वल टू A1 A2 A3। जैसे वो तुमने पढ़ा नहीं है, वो ऐसे एक्स वाई जेड एक्सिस में ऐसे कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे, तो वैसे आता था एक्स कोमा वाई कोमा जेड, है ना? वैसे ही बस ये समझ लो ये एन डायमेंशनल है, एन। वैसे ही समझ लो कि ये एन डायमेंशनल है, बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है? जहां पे ये जो ए आईज हैं, ये जो ए आई हैं, ये सारे के सारे कहां से आएंगे? फील्ड में से आएंगे। जो भी हम फील्ड लेंगे भैया, कौन सी फील्ड लेंगे? रियल लेंगे, कॉम्प्लेक्स लेंगे, रैशनल लेंगे, वो तुम्हें बताया होगा क्वेश्चन में कि कौन सी फील्ड लेनी है, ठीक है? कोई भी हो सकती, तीनों में से कोई भी हो सकती है, वो कोई कंपल्शन नहीं। जहां पे ये आई क्या है? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन एन। दिस इज कॉल्ड एन टपल्स। क्या ये भैया एन टपल जो है, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाता है? हाँ भैया, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें प्रूफ भी करके दिखाया था, इसका भी करके दिखाया था, सॉरी पहले वाली का भी करके दिखाया था, लास्ट वाली का भी प्रूफ करके दिखाया था। तो ऐसे नहीं, मैं हवा में नहीं बता रहा हूं चीजें, ठीक है? तो भैया इसकी नोटेशन क्या थी? नोटेशन के लिए तो हमारे को मेन जिसके लिए हमने स्टार्ट करा टॉपिक वो देख लो, ये ऐसे डिनोट करते हैं इसको, या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एफ एन एफ, ऐसे भी कर सकते हैं इसको डिनोट। और हमारे पास एक और नोटेशन होती है जिसको भी फ्रीक्वेंटली कभी कभी कुछ बुक्स में देख लोगे तो यूज किया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे भी एन टपल को यूज कर लेते हैं। लास्ट अपने पास और भी चीजें आने वाली हैं, तो ध्यान से देखते रहो। किसी भी जनरल पॉलिनोमियल, कोई भी जनरल पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल का सेट ऑफ पॉलिनोमियल, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। तो जितने भी पॉलिनोमियल है, कितनी भी डिग्री के, मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूं कि इतने के होने चाहिए, उतने के होने चाहिए, कोई भी हमारे। अच्छा, इसके मैंने एग्जांपल बहुत सारे कराए थे, अभी और भी करा दूंगा मैं इसके एग्जांपल, ठीक है? ये ऑल पॉलिनोमियल में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं वो सारे के सारे पॉलिनोमियल तुम लेके आओ। इन वेरिएबल एक्स कितनी भी डिग्री का हो सकता है, याद रखना, कितनी भी डिग्री का, मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा। जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा वो अलग आएगा, अभी 5वां पॉइंट। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स विद कोफिशिएंट फ्रॉम फील्ड एफ। कोफिशिएंट कहां से लेने हैं? एफ से, फ्रॉम फील्ड एफ। ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल पॉसिबल हो सकते हैं वो है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं भैया? इसको डिनोट करने का तरीका है ये नोटेशन में, यहां पे जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो याद रखना कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं इसको। अगर मैं अलग अलग फील्ड दूंगा तो भैया इसके लिए अलग अलग हमारे पास नोटेशन आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे, फिर हो सकता है कॉम्प्लेक्स का पॉलिनोमियल हो और रियल कोफिशिएंट्स हो, ऐसे भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो लेकिन रैशनल उसमें कोफिशिएंट, ऐसे भी हो सकता है। तो इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे। दीज आर वेक्टर स्पेसेस। कौन भैया इनमें वेक्टर स्पेसेस नहीं होते वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं, बस जस्ट इसका उल्टा कर दो। अब तो मैंने बहुत सारे लास्ट वीडियो में एग्जांपल बता ही दिए थे, तो तुम जान ही गए हो। उल्टा कर दो बस इसका, फिर मैं टपल वाले पे भी वापस आता हूं। टपल ट्यूपल जो तुम्हारी मर्जी हो वो बोल देना, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन से। नाम में क्या रखा है? आ जाओ। क्या ये हमारे पास होगा?
क्या ये होगा? नहीं, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। क्या ये वाला होगा? क्या ये वाला होगा? नहीं भैया, ये वेक्टर स्पेस हो ही नहीं सकते। प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल कंपोजिशन ही नहीं फॉलो करेंगे तो बाकी तो क्या ही करने हैं इन्होंने, वही नहीं फॉलो कर पाएंगे तो। ठीक है, और अब आते हैं एन ट्यूपल वाले के भी थोड़े से एग्जांपल लिखवा दूं तुम्हें। चलो आ जाओ, यहां लिख लो नॉट वेक्टर स्पेस और यहां वेक्टर स्पेस, जो वेक्टर स्पेस बनाएंगे। वैसे तो मैं इसके लास्ट टाइम भी बता चुका हूं, बट थोड़े से एग्जांपल तुम्हें बता देता हूं ताकि तसल्ली हो जाए। ठीक है, एक तो सबसे बढ़िया एग्जांपल यही बनता है रियल कॉम्प्लेक्स पे। एक्सटर्नल कंपोजिशन ही नहीं फॉलो होगी, क्योंकि यहां से एक एलिमेंट लो, यहां से एक एलिमेंट लो, क्या वापिस रियल में मिलेगा? नहीं मिलने वाला। रैशनल और रियल ऐसे लिख सकते हो, रैशनल और कॉम्प्लेक्स। भैया ये सारे हो ही नहीं सकते, तो कुछ भी कर लो ये तो कभी बनाएंगे ही नहीं। ये जो एन ट्यूपल है कभी वेक्टर स्पेस नहीं बनाने वाले, क्योंकि एक्सटर्नल कंपोजिशन ही नहीं फॉलो करते, तो बाकी तो क्या ही है। क्या ये वाला बनाएगा एन ट्यूपल ऑफ रियल? बिल्कुल होगा भैया। क्या ये वाला होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये वाला होगा? क्या ये वाला होगा? क्यू रूट 5? क्या ये वाला होगा? बिल्कुल होगा। क्या कॉम्प्लेक्स? जितने भी एग्जांपल लिख दो, कितने भी एग्जांपल, बस एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉलो होनी चाहिए। क्या कॉम्प्लेक्स में होगा ये रियल के साथ आयोटा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं रूट एक्स, ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जनरल मैंने सारे के सारे जितने भी मेरे दिमाग में फिलहाल के लिए आ रहे थे, मैंने सारे के सारे तुम्हें एग्जांपल बताने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसकी नोटेशन तुमने देख ली भैया, मजा आ गया एकदम, सारी चीजें। 5वां पॉइंट लिखो, 5वां पॉइंट। अब आता है 5th पॉइंट पे। ये तो मैंने बता दिया ना जनरल पॉलिनोमियल के बारे में। अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल हो, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n। अब नेक्स्ट लिखो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो 5वां पॉइंट लिखेंगे सेट ऑफ all polynomials of variable x of degree n, of degree n डिग्री की वो होनी चाहिए, ये याद रखेंगे। ऑफ डिग्री n, थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। ठीक है, विद कोफिशिएंट फ्रॉम फील्ड, कोफिशिएंट्स फ्रॉम फील्ड f। यहां पे ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि भैया इसमें हमारे पास ऐसा कुछ आता है। अब यहां पे अगर मैं तुम्हें लिखना चाहूं कि ये सेट कैसा होगा, तो ये सेट कुछ ऐसा होगा, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सोन an xn। ये सारी चीजें इसमें आएंगी। जहां पे ये जो a नॉट a1 अप टू सोन an है, ये कहां से आएगा? ये आएगा फील्ड से, जो भी हमने फील्ड डिफाइन करी होगी। इसके लिए रियल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, क्यू रूट 5 हो सकती है, रैशनल हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। दैट इज इट, ये हो गया। अब इन दोनों में फर्क बताना, इन दोनों में फर्क बताओ, क्या फर्क है दोनों में? भैया इनमें तो कोई भी फर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल, इनमें कोई फर्क नहीं है, बस फर्क छोटा सा, इतना सा फर्क है, क्योंकि नोटेशन अलग अलग है दोनों की। ये है जनरल पॉलिनोमियल, भैया कितनी भी डिग्री के, और ये कितने डिग्री के हैं? ये n डिग्री के। ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए इनकी नोटेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कॉम्प्लेक्स पे डिफाइन हो सकता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n रियल पे डिफाइन हो सकता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n रैशनल पे डिफाइन हो सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, नोटेशन। तो ये 4 नोटेशन के साथ अब हम आगे चल सकते हैं, कि मतलब अगर मैं कभी भी आगे नोटेशन यूज करूंगा तो तुम्हें ऐसे लेफ्ट आउट सा फील ना हो, इसीलिए मैंने सारी नोटेशन बता दी है। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं सारी की सारी नोटेशंस को, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो आगे जाने में। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब हम आने वाले हैं सबस्पेस पर। ठीक है, अगला अपना टॉपिक है अब सबस्पेस। तो उस पर आने से पहले मैं एक बार समराइज कर देता हूं इनकी नोटेशंस। चलो आ जाओ, इनकी नोटेशंस हमारे पास समराइज कर देते हैं। सबसे पहला था m n क्रॉस n, और यहां पे जो भी फील्ड होगी, फील्ड का f लिख देता हूं, कोई भी फील्ड हो सकती है। ये क्या था? ये m क्रॉस n की मैट्रिसेस थी हमारे पास, जो हम यूज करने वाले। दूसरा हमारे पास n ट्यूपल वाला था। n ट्यूपल वाले को हम ऐसे लिखते हैं VNF, ऐसे लिखते थे हम इसे, या इसे और ऐसे भी लिख सकते थे, और इसे ऐसे भी लिख सकते थे।
फील्ड के टर्म्स में लिखोगे तो भैया ऊपर आ जाता है, ये टोपी में चला जाता है उसकी, ये जितनी भी चीजें, ठीक है। ऐसी अगर हम तीसरी नोटेशन देखें तो तीसरी हमारे पास अभी अभी मैंने बताई थी, कॉम्प्लेक्स एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स रियल, रियल ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारे पास है पॉलिनोमियल, ठीक है। लास्ट अभी अभी हमने देखी है पॉलिनोमियल पी एन सी हो सकता है, पी एन आर हो सकता है, पी एन क्यू हो सकता है। ये मैंने सारी की सारी समराइज कर दी है तुम्हारे लिए, तो इसको ध्यान से देख ले, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक, अब आज जो फाइनली हमारा टॉपिक आना था वो अब आया है, जिसका नाम है वेक्टर सब स्पेसिस। सब स्पेसिस क्या हुई है? ये मुश्किल चीज है? नहीं मुश्किल नहीं है, ये यहीं से ही बनता है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है यहीं से, इसीलिए तो तुम्हें तैयार करवाया। डायरेक्ट इस पर जंप कराते तो मजा नहीं आता, इसीलिए तुम्हें पहले इसके लिए तैयार करवाया। तो तैयारी चल रही थी अभी, तैयारी सबस्पेस की, अभी तक तो था तैयारी सबस्पेस की हैशटैग। तो हमारे पास सबस्पेस में हमारे पास क्या होगा, बस इतनी सी छोटी सी बात है। मान लो कोई हमने वेक्टर स्पेस लिया, बहुत बड़ा सा वेक्टर स्पेस, एक फील्ड डिफाइन की एफ, इस पे वेक्टर स्पेस डिफाइन है। मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया। अगर ये छोटा सा पार्ट खुद भी वेक्टर स्पेस है ऑन दिस फील्ड एफ, ये जो छोटा पार्ट है ये खुद भी वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर द सेम फील्ड एफ, देन दिस छोटे वाला वेक्टर स्पेस इज दिस सब स्पेस ऑफ दिस बड़े वाला। थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश करो और मैं फिर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन लिखवाता हूं। डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, फिर मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन लिखवाऊंगा। लिखे चलो। इफ V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं अगर यहां पर रिफ्लेक्शन आ रही हो लाइट की तो, इफ V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस एंड W इज अ सबसेट ऑफ V, एंड W इज अ सबसेट ऑफ V। सबसेट का मतलब भैया इसका छोटा सा पार्ट है ये W, ठीक है। ये W जो है इसका छोटा सा पार्ट है, ठीक है, सबसेट ऑफ V। तब हम क्या कहेंगे, W इज अ सबसेट, देन W इज अ सबस्पेस, then W is a subspace of V over F if W itself is a vector space over the same field F। होगा बस यही थी डेफिनेशन की, कर लिया बढ़िया। ओवर द सेम फील्ड F, इसका मतलब है ओवर द सेम फील्ड F होने का मतलब है एंड विद रिस्पेक्ट टू, मतलब पहले हमने डिफाइन कर दिया, बस ये तो मेन डेफिनेशन लिखवा दो ताकि नोट सुंदर बन जाए। डेफिनेशन समझ गए कि मतलब एक बड़े वाला वेक्टर स्पेस है अगर V, एक बड़े वाला वेक्टर स्पेस है V और उसका छोटा सा एक सबसेट है W, ये W इसका सबस्पेस कब होगा, जब ये खुद भी क्या हो, वेक्टर स्पेस हो, किस पे, सेम फील्ड पे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सेम इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, मतलब सारा कुछ वही वाला फॉलो होना चाहिए, कंपोजिशन। इस चीज का छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब होता है वेक्टर एडिशन। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करके लिख देते हैं, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा वीडियो में, और यहां आ जाएगा वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। दैट इज इट, होगा बढ़िया एकदम, हमने कर लिया। और ये हमारे पास था। अब यहां पे ना समझने वाली बात का एक नोट लिख लेते हैं। नोट भैया, कोई ऐसी भी चीज है जो हमेशा सबस्पेस होगी ही होगी? हाँ होते हैं, याद रखना। एक तो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, अब एक बार दोबारा बता देता हूं। ये जो VF है ना, V खुद, कोई भी सेट खुद का भैया सबसेट तो होता ही होता है। मतलब ये जो VF है, ये VF खुद का सबसेट तो होगा ही होगा। और जब VF हमारे पास, ये वाला VF वेक्टर स्पेस है, तो ये भी वेक्टर स्पेस होगा। तो मतलब हर वेक्टर स्पेस का एक, कम से कम एक तो सबस्पेस होता ही होता है, वो खुद। तो मतलब, और दूसरा भी है भैया कोई, हाँ बिल्कुल है, जीरो वाला, जीरो ऑफ दिस। एक मिनट रुको, अब ठीक है। ये
और दूसरा ये, मतलब एक नल वेक्टर स्पेस, नल स्पेस, और दूसरा ये गिवन वेक्टर स्पेस इटसेल्फ, ये दोनों तो भैया होते ही होते हैं। आर ऑलवेज सबस्पेस, मतलब ये तो होंगे ही होंगे यार, ये तो होंगे ही होंगे। आर ऑलवेज सब, मतलब वो होता ना कि भैया हमें कहीं से सपोर्ट मिले ना मिले, घर से तो सपोर्ट मिल ही मिल रहा है, तो वही वाला हाल है यहाँ पे। घर से तो सपोर्ट मिल ही रहा, बाहर वाले, जैसे मैं मान लो इलेक्शन में खड़ा हो गया, इलेक्शन में मेरे को कहीं से वोट मिले ना मिले, 2 वोट घर के तो मिल ही जाएंगे, बस वही वाला हाल है यहाँ पे। तो मतलब 2 तो इनको मिल ही गए सब स्पेस। आर ऑलवेज सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ, एक तो वी ऑफ एफ खुद ही हो जाएगा सब स्पेस क्योंकि वो सबसेट होता है, और एक नल। इस पे मैंने बहुत अच्छी वीडियो एक बनाई थी जब मैंने प्योर मैथमेटिक्स के बारे में बताया था। यहां तक कर लिया? क्योंकि ये हमेशा ही एग्जिस्ट करते हैं इसीलिए इनका एक नाम भी है, एंड दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबस्पेस, इम्प्रॉपर सबस्पेस। जो इनके अलावा होंगे वो तो यहां लिख लेंगे अदर देन दीज सबस्पेसेस आर कॉल्ड प्रॉपर सबस्पेस, प्रॉपर सबस्पेसेस। दैट इज इट। मतलब इन दोनों के अलावा जो भी चीज होगी, बस इसके बाद तो भैया क्वेश्चन है, एक छोटी सी थ्योरम और लिखवा देता हूं जिसे हम शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, छोटी सी थ्योरम है। बट ये याद रखो कि भैया इम्प्रॉपर कौन से होते हैं, कभी कभी वो पूछ लेते हैं और इम्प्रॉपर क्या है, प्रॉपर क्या है, कभी MSQ बना के दे दे, तो ऐसे कंफ्यूज तो ना हो ना तुम, इसीलिए इसको ध्यान से देख लो। देख लिया, करते रह, बना ले जगह थोड़ी सी, चलो चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। डेफिनेशन लिख लिया हमने, एकदम बढ़िया नोट्स बन रहे होंगे साथ साथ। चलो आ जाओ। अब हमारे पास मैं कुछ एग्जांपल लिखने वाला हूं, बताना वो सबस्पेस उसके होंगे या नहीं होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन है ये, मैं बहुत सारे ऑप्शन लिखूंगा, 10 तक 8-10 ऑप्शन लिखूंगा, बताना कौन से हैं कौन से नहीं है। विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी सबस्पेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं SS लिखने वाला हूं, सबस्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवर आर। इसका सबस्पेस कौन है मुझे ये बताना, कॉम्प्लेक्स ओवर आर का। तो पहला ऑप्शन तो मैं दे रहा हूं, पहला ऑप्शन तुम्हारे सामने है, खुद कॉम्प्लेक्स ओवर आर। क्या ये होगा? एकदम कूद के पड़ गए होंगे ना, जिनको समझ आ गया होगा, आर ओवर आर। तीसरा ऑप्शन मैं देने वाला हूं यहां पे, आर ओवर आर के बाद हमारे पास हो जाएगा क्यू ओवर आर। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में देने वाला हूं यहां पे, बढ़िया से एग्जांपल तुम्हें दे रहे हैं, 0 ओवर आर, 0 ओवर आर। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास यहां पे आ रहा है आर ओवर क्यू, आर ओवर क्यू। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आ रहा है क्यू ओवर क्यू, क्यू ओवर क्यू। और लास्ट हमारे पास आ रहा है कॉम्प्लेक्स ओवर क्यू, ये हमारे पास आ जाएगा 7 कॉम्प्लेक्स ओवर क्यू, क्यू। ये ऑप्शन है। अब इनमें से तुम्हें बताना है कि कौन कौन से आंसर होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। 5 सेकंड तुम्हें दे रहे हैं, 5 सेकंड में बताओ कि भैया कौन से होंगे या कौन से नहीं। 5 4 3 2 1। वीडियो पोस्ट करी थी, ट्राई किया, गलत होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैच करते हैं। सबसे पहला बताओ, तुम्हें नहीं लगता नल स्पेस खुद का, सॉरी हर वेक्टर स्पेस खुद का तो सबस्पेस होता ही होता है, मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट है भैया। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स का ही तो एक सबस्पेस होता है, कॉम्प्लेक्स का सबसेट क्या होता है? रियल, है ना, तो इसलिए ये ट्रू है। क्या ये वाला ट्रू है? भैया ये तो सबस्पेस ही नहीं बनाएगा, अरे ये वाला तो सबस्पेस ही नहीं है, और सॉरी ये तो वेक्टर स्पेस ही नहीं बनाएगा क्योंकि इसका एलिमेंट लू, इसका एलिमेंट लू, दोनों के प्रोडक्ट लू, क्या वो क्यू में मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये तो भैया वेक्टर स्पेस ही नहीं बनाएगा, इसको तो छोड़ दो। क्या लास्ट वाला होगा? बिल्कुल होगा, मैंने बताया था नल स्पेस और वेक्टर स्पेस इटसेल्फ दोनों तो पक्का होंगे ही होंगे। क्या ये वाला होगा? नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे देखो, इसके साथ मैच करके देखना जरा, ये तो इसका है सब स्पेस, लेकिन रियल, लेट मी सी, रियल और हम दे रहे हैं रैशनल। हाँ, ये नहीं होने वाला, बिल्कुल ये नहीं होने वाला। इसका मतलब तुम फील्ड ही चेंज कर रहे हो भैया, यहां तो
सेम फील्ड पे कहा था मैंने, दिस इज नॉट द सेम फील्ड, नॉट द सेम फील्ड। अबे तुमने फील्ड ही चेंज कर दिया, फिर कैसे बात बनेगी? मैंने कहा था डेफिनेशन में भी क्या लिखवाया था, ओवर द सेम फील्ड, फील्ड ही चेंज कर दी। क्या करेंगे फिर? तो फील्ड चेंज कर दी तो फिर तो नहीं होने वाला ये वाला भैया, सेम रीजन ये भी नहीं हो सकता फिर तो, क्यों? फील्ड ही चेंज कर दी। लास्ट वाला बताओ हो सकता है कि नहीं? ये भी नहीं हो सकता भैया, हमने फील्ड ही चेंज कर दी। बहुत सही। अब तुमने अगर ये बता दिया तो इसका मतलब तुम सीख रहे हो, तुम सीख रहे हो इसका मतलब। यहां तक कर लिया, एक बार इसको नोट करते हैं, मैं इंक फिल करके आता हूं। सो हो गया यहां तक नोट। चलो आ जाओ आगे चलते हैं, फिर इसी बात पे वापस अपने जोश लाते हैं। अच्छा एक बात आ रही दिमाग में, तुम्हें बताएं, तुम क्या पता तुम्हें तुम रात में पढ़ते हो या दिन में? अब तुम कहोगे सर ये कैसा, आप बीच में आपने क्वेश्चन पूछ लिया। मैं बताता हूं भैया, क्या होता है कि कई बंदे पढ़ते हैं रात को, कई बंदे दिन को, और कई बंदे होते हैं जो मोटिवेशनल स्पीच सुन के पढ़ते हैं, और कहीं इधर उधर की सुन के पढ़ते हैं, और कहीं पढ़ते ही नहीं है। सर आप ये क्या बताना चाह रहे हो इन सबसे? मैं बताता हूं एक्चुअल में क्या होता है। सीरियस बात थोड़ी सी करेंगे। एक्चुअल में ना आजकल ऐसा हो गया है कि हमें कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और वो मोटिवेशन ढूंढते हम यूट्यूब से, हम मोटिवेशन ढूंढते हैं वो गूगल पे, हम मोटिवेशन ढूंढते हैं आसपास से। और वो मोटिवेशन के चलते तुम्हें एक ही बात सुनाई देती है कि तुम्हें इतना नहीं सोना है, तुम्हें 1/3 लाइफ अपनी नहीं सोना है, ये नहीं करना वो नहीं। भैया बीइंग अ स्टूडेंट 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। दिमाग में कुछ नहीं पड़ेगा, फिर दिमाग में कुछ नहीं पड़ेगा। फिर तुम्हें कौन सा बिजनेस चलाना है, तुम्हें कौन सा भी बिजनेस चलाना, तुम्हें तुम्हारी स्ट्रॉन्ग मेमोरी चाहिए अभी तुम्हें, तो अपने माइंड को 8 घंटे की नींद देने के लिए थोड़ा बना लो। अगर तुम लेट तक पढ़ाई करते हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी के बोलने में मत आओ कि भैया देर तक नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह अच्छी पढ़ाई होती है, सारे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो सुबह पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, दिस एंड दैट। कुछ नहीं यार, अभी टाइम पता क्या हो रहा है तुम्हें? टाइम बज रहे हैं इस समय 2। अब मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ये तुम्हारे सामने ये खड़े बिल्कुल एक्टिव, कोई दिक्कत नहीं भैया, अपना अपना है सबका। लेकिन 8 घंटे की नींद लेनी है, उसके बिना तो एक्टिव ही नहीं रहेंगे। और लोग कहेंगे कि 1/3 लाइफ भैया चली जाएगी, क्या करेंगे? अबे रुक जाओ, ये कुछ टाइम जो है ना, उसके बाद कर लेना ये सब काम। ये 6-6 5-5 घंटे वाली नींद ये बाद में अच्छी होएगी, क्योंकि अभी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ, अभी तुम बहुत सारा ये जो 16 घंटे तुम यूज करने वाले हो अपने पढ़ने के लिए। अच्छा ये नहीं है कि पूरा दिन भी पढ़े हुए हैं, उसके बाद 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, पढ़े हुए मतलब पूरा दिन भी सो रहे हैं, 8 घंटे भी फिर सो रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा। अगर तुम लगन से पूरी मेहनत से अगर तुम 16 घंटे पढ़ते हो, उसके बाद 8 घंटे तुम्हें सोना चाहिए, 8 घंटे की नींद तुम्हारे पास होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा था तुम्हें कि भैया देखो, एजुकेशन के रास्ते में 2 रुकावटें आ सकती है तुम्हारी साइड से। पहला आ सकता है मनी कैन बी अ बैरियर, वो मैं लाने नहीं दे रहा हूं, अपनी साइड से जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं, जितना कर सकता हूं। दूसरी चीज होती है तुम्हारी लापरवाही, वो होती है तुम्हारी लापरवाही। अब उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें सारे रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, मटेरियल भी मिल रहा है, वीडियो भी मिल रही है, लेक्चर भी मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहे हैं, मास्टर भी मिल रहा है पढ़ाने के लिए, फिर भी नहीं पढ़ोगे, फिर भी नहीं करोगे तो यार फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। कोई तुमसे चार्जेस नहीं करने वाला है, कोई तुमसे टेस्ट सीरीज के नहीं मांग रहा है, फिर भी नहीं पढ़ रहे तो भैया वो तुम्हारी लापरवाही है, वो तुम्हारी लापरवाही। मैंने कहा है ना, हर वीडियो के एंड में बोलता हूं मेहनत करते रहे, वो मेहनत करते रहो यार। जो भी चीज है क्या मतलब ऐसे इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता, तो तुम करते रहो अपनी तरफ से मेहनत, तुम्हें मिलेगी चीज जो भी तुम चाहोगे। ठीक है, बस मेहनत नहीं छोड़नी। 8 घंटे की नींद लो और 16 घंटे पढ़ने में लगाओ। 16 घंटे में से 10 से 12 घंटे, तो 10 से 12 घंटे नहीं बोलूंगा क्योंकि कॉलेज भी होता होगा, लेकिन 4 से 5 घंटे तो भैया एटलीस्ट तुम्हें निकालने पड़ेंगे। उसके बिना भूल जाओ कोई भी एग्जाम तुम्हारा क्लियर होने वाला है, मैं बोल रहा हूं क्लियर, इसके बिना भूल जाओ। 4 से 5 घंटे की स्टडी तुम्हें करनी पड़ेगी हर दिन में। 4 से 5 घंटे में लगा लो, 2 घंटे की वीडियो देखी, 2 घंटे की वीडियो हो गई, और भैया 3 घंटे तुम्हें लेने सेल्फ स्टडी में, 1 घंटा रिवीजन में और बाकी का क्वेश्चन प्रैक्टिस में।
तब जाके कहीं पे तुम्हारा क्लियर होगा कोई एग्जाम, वरना भूल जाओ, एग्जाम को, एग्जाम दूर जाता हुआ दिखेगा तुम्हें। ठीक है, चलो आ जाओ अपने थ्योरम पे वापस चलते हैं। द नेसेसरी, मतलब अब सब स्पेसिस में क्या होगा, सब स्पेसिस प्रूव करने के लिए वो वाली थ्योरम तो थोड़ी काम की लग नहीं रही है, पूरा वेक्टर स्पेस प्रूव करके दिखाना पड़ेगा यार, ये नहीं हमारे बस का। वो कह रहे थे कि जो बड़े वाला सेट है V, उसका एक छोटे वाला सबसेट लो W, ये W भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए, फिर इसको भी वेक्टर स्पेस प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा टास्क है। तो हमारे लिए एक शॉर्टकट थ्योरम है हमारे पास, वो लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W, फॉर अ नॉन एम्प्टी subset W of V over the field F is that over the subset of VW over the field F is that for all A belongs to F and UV belongs to W, there exists A U plus V belongs to W। भैया ये थ्योरम तो तुम्हारे लिए वरदान टाइप की होगी, ये तुम्हारे लिए होगी वरदान टाइप की, सच में ये तुम्हारे लिए वरदान टाइप की होने वाली है, क्योंकि इस थ्योरम से सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। क्या भैया इसके प्रूफ की जरूरत है? जीरो जरूरत है इसके प्रूफ की, बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारे लिए तो थ्योरम काम की थी, अब करेंगे एग्जाम्पल, वो भी ढेर सारे, साथ में मिलकर करेंगे एग्जाम्पल, वो भी बहुत सारे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो, which one of the following, which is or are subspace of R cube equal to x, y, z, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मैंने 3 डायमेंशन के। तो ये हमारे यहां पे x, y, z कहां से आएंगे, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं सही, x, y, z दे बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, अब मैं यहां पे फर्स्ट पार्ट तुमसे पूछने वाला हूं, फर्स्ट पार्ट में तुमसे पूछने वाला हूं कि भैया ये जो अब मैं लिखने वाला हूं सेट, क्या ये हमारे पास, लेट अस से दिस इज W1, क्या ये वेक्टर स्पेस है या फिर नहीं है। W x y z और यहां पे है A x प्लस B y प्लस C z इक्वल टू 0 वेयर A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या बताना, ये होगा या नहीं होगा, सेकंड मैं लिखूंगा उसके बाद, क्या ये होगा या नहीं होगा। लेट अस सी, क्या इसमें सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे एक्स वाई जेड, कुछ भी एक्स वाई जेड डाल दो इसमें सेटिस्फाई करेंगे। मैं काम करता हूं, तुम्हें इसी थ्योरम से प्रूव करके दिखाता हूं। पहले एक बार लिख दो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहां तक, ठीक है भैया, मान लेते हैं आपकी। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे दूसरा ले लो, एक ऐसे लिख लो, ए डी जेड डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ जेड इक्वल टू 0 इस वाली को मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे मैंने ए लिया ना, ए की जगह ले लेते हैं कैपिटल, तुम कैपिटल ए से मल्टीप्लाई करो, ये कैपिटल ए कहां से आ रहा है, रियल में से, मल्टीप्लाई करो तो लेटर सी क्या बनेगा, ये बन जाएगा, और इसमें ऐड कर दो, मैं बताता हूं तुम्हें मैं क्या करना चाह रहा हूं, अभी देखना। ये बन जाएगा ए एक्स ए प्लस एक्स ए एक्स प्लस बी ए वाई प्लस सी ए जेड प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। सही कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कर रहा हूं भैया। यहां से एक काम करो, पहले वाले में से x, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो क्या होगा, ए प्लस डी एक्स प्लस दूसरे में से बी ए प्लस ई वाई प्लस सी ए प्लस एफ इक्वल जेड इक्वल टू 0। तुम्हें नहीं लगता अभी भी ये रियल नंबर ही होंगे, हाँ जी भैया, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई कर दो प्लस कर दो तो रियल नंबर ही रहते हैं। तो बहुत अच्छे यार, ये हमें रियल नंबर वापस मिल गए, इसका मतलब फिर से वही चीज आ गई जो लेके चले थे, है ना। और यही तो मैंने वाली थ्योरम लगाई कि पहले एक बार इसको ऐसे लिख दिया, दूसरी बार में इसके कोफिशिएंट चेंज कर दिए, दोनों को ऐड करा, लेकिन ऐड सिंपल नहीं करा, एक कांस्टेंट ऐड करा। वो कांस्टेंट कहां से होना चाहिए, फील्ड से होना चाहिए। देखो डेफिनेशन देखो ध्यान से,
एक कांस्टेंट लेना है फील्ड से, ठीक है, और ये जो यूवी लेने हैं वो कहां से लेने हैं, वेक्टर से। तो मैंने ये जो यूवी लिए हैं ये वेक्टर से लिए हैं, बात समझ पा रहे हो, ये वेक्टर से लिए हैं, देखो ये वेक्टर से लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, दैट इज इट, हो गया। दो अलग अलग मैंने पॉलिनोमियल लिए और हो गया। और होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता अगर मैं यहां पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लेता, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सेकंड पार्ट इसका मैं लिखने वाला हूं, इसको नोट कर लो। हो गया, इसका मतलब है सबस्पेस होगा, पहली बात तो ये ध्यान रखो, सबस्पेस है, W1 इज द सबस्पेस ऑफ R3। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में मैं तुम्हें कहने वाला हूं कि ये जो W1 है क्या अब होगा ये इसका A1 x प्लस B1 y प्लस C1 z इक्वल टू 0, यहाँ A2 x प्लस B2 y प्लस C2 z इक्वल टू 0, अप टू सोन चलते गए AN x प्लस BN y प्लस CN z इक्वल टू 0। क्या अब ये होगा, ये सारे ABC जो है ये रियल नंबर है, ठीक है, ये AI BI CI ये जितने भी हैं ये सारे कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, तो इनके बारे में परेशान नहीं होंगे। क्या ये अब बनाएगा वेक्टर स्पेस, इसको W2 लिख लो, तो ये भी बनाएंगे भैया, प्रूफ कराओ, प्रूफ ऊपर वाला ही सही। तो जब भी होमोजीनियस इक्वेशन दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं है यार, बहुत ढेर एग्जांपल कराऊंगा, तो आज आराम से बैठ जाओ, तो भैया ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, होमोजीनियस इक्वेशन है, प्रूफ एकदम सेम पड़ेगा इसका। तुम पूरी इक्वेशन को यहां पे a से मल्टीप्लाई कर दो, सारों को ऐड कर दो, सब में से x कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, z कॉमन आ जाएगा, बाकी कोफिशिएंट जो बचेंगे वो कोफिशिएंट भी रियल में ही आने वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आता। आगे चलते हैं, अगर क्या होगा मैं इसको होमोजीनियस की बजाय कुछ ऐसा ले लू, तो जो मैं अब लेने वाला हूं होमोजीनियस नहीं है इस बार, कुछ ऐसा है, W3 थर्ड पार्ट, x y z ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 1 वेयर abc बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, वेयर abc बिलोंग्स टू रियल। इसका बताना ही है कि नहीं है, या नहीं, प्रूफ करोगे इसको, चलो आ जाओ साथ में करते हैं। ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 1, ठीक है, यहां से कितना आएगा, मान लेते हैं ex dx प्लस y प्लस fz इक्वल टू 1। इसको कर दो a से मल्टीप्लाई, और इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल A से कर दो, इसको कैपिटल A से करेंगे तो ये आ जाएगा, अभी जो लिखा था सेम ही आ जाएगा ना, a प्लस डी, अभी लिखा था मैं दोबारा वही लिख रहा हूं, ठीक है, ba प्लस e y प्लस ca प्लस f इक्वल टू f z इक्वल टू a प्लस 1। तो ठीक है, बढ़िया। तुम कहोगे भैया यहां पे तो 1 नहीं है, कोई बात नहीं, इसको यहां डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को a प्लस 1 से, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन दिक्कत हो गई, बट यहां पे जो स्टार्टिंग में मैं फंक्शन लेके चला था वो कुछ ऐसा था, x, y, z। अरे भैया x, y, z ये तो रियल से आ रहा था, तो रियल में तो 0 0 0 पॉइंट भी होगा, डालना है यहां पे 0 0 0, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब 0 0 0 does not belongs to W3, therefore this is not the subspace, इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि 0 0 0 उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, चीज का ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि 0 0 0 उसको बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए वो नहीं है। समझ आ गया यहां तक? आगे चले, तो आगे चलते हैं, यहां पे पहुंच गए तो ठीक है, ये वाला रब कर लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, तो घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल स्लो करा रहा हूं आज मैं स्पीड में चलने की मूड में नहीं हूं। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, इसका नाम लेते हैं W4 इक्वल टू एक्स वाई जेड, और इस बार मैं इसको डिफाइन जो करने वाला हूं वो कुछ ऐसे करने वाला हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस 3z इक्वल टू 0। अब इसको प्रूफ करके देखना, ये तुम्हारा काम है,
ये जो दोनों है ना भैया, ये मिलके वेक्टर स्पेस बना लें, सॉरी इसको सब स्पेस बना लें। बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रूफ है, मैं चाहता हूं इसका प्रूफ तुम लिखो। वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी हम ऊपर कर रहे हैं इतने सारे। एक ही तो थ्योरम है अपने पास कि ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू, सॉरी ए यू प्लस बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। बस इतनी सी बात होनी चाहिए और अपने पास आंसर आ जाएंगे। जैसे मैं अगला तुमसे एक पार्ट पूछूं, फिफ्थ पार्ट तुमसे मैं पूछूं कि भैया W5 जो हमारे पास होगा कुछ ऐसे डिफाइन है एक्स वाई जेड, और यहां पे एक्स वाई इक्वल टू 0, बस यही दे रखा एक्स वाई इक्वल टू 0। तुम कहोगे ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट 0 मतलब किसी एक को 0 होना चाहिए। ठीक, एक बात देखो 1 0 0, क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा? हाँ भैया सेटिस्फाई कर जाएगा। दिस बिलोंग्स टू W5, ठीक है। 0 1 0, दिस बिलोंग्स टू W5। लेकिन 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 क्या इनका एडिशन भी इसको बिलोंग करेगा? क्या इनका एडिशन इसको बिलोंग करेगा? एडिशन आ जाएगा 1 1 0, दिस डज नॉट बिलोंग टू W5। भैया अगर तुम दो कोई भी एलिमेंट उठा लो W से, तो उसके एडिशन भी कहां आनी चाहिए? W में आनी चाहिए। यही तो कंडीशन होती है सब स्पेस की, कि अगर तुम कोई भी दो एलिमेंट लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो फॉर एग्जांपल A से, अभी मैंने A सिखाया था ना, A से मल्टीप्लाई कर लो, इसको A से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो तो बनेगा A1 0। तो भैया ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। हमने तो कहा एक्स वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स वाई तो तभी 0 होगा जब दोनों में से एक एलिमेंट 0 होगा, और यहां तो दिख नहीं रहा कोई एक एलिमेंट 0। इसका मतलब नहीं बनी बात, दिस इज नॉट दी सबस्पेस। इस चीज का भी ध्यान रखो, दिस इज नॉट दी सबस्पेस। आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल आ रहा है वो तुम्हारे सामने कुछ स्क्रीन पे ऐसे प्रकट हो रहा है कि एक्स वाई जेड, यहां पे एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा यहां पे जगह बना लूं, उसके बाद चलते हैं। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, सॉरी एक्स वाई जेड, एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो W6 है मेरे ख्याल से, एक्स वाई जेड वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। भैया ये तो देखते ही काटा मार दोगे तुम, ये तो देखते ही क्रॉस लगा दोगे। क्यों नहीं हुआ ये? क्योंकि भैया इन्होंने तो फील्ड ही चेंज कर दी। एक्स रैशनल से लेना ही नहीं था, एक्स कहां से लेना था? एक्स तो भैया रियल से लेना था, तो फील्ड ही चेंज कर दी तो बात ही खत्म हो गई है, तो उड़ा ही दिया फिर हमने। W7 पे आ जाओ। W7 हमारे पास क्या आ जाएगा? सबका प्रूफ करने का एक ही मेथड है, ए यू प्लस बी इज इक्वल टू बिलोंग्स टू W। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बताओ, A 2A A प्लस 3B, A 2A A प्लस 3B वेयर AB बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें क्या दिक्कत लग रही है तुम्हें, मुझे ये बताओ। ABC की वैल्यू तुम डाल के देखते रहो, ABC इसमें डालोगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं, तो वही वाले आपने वापस दे दिया। एक्स वाई जेड को लिखने का तरीका बदल दिया, लेकिन है तो वही चीज। हाँ ये वही चीज है बिल्कुल, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें रियल वैसे दिया था ना, यही तो दिया था स्टार्टिंग में, आर क्यूब इज इक्वल टू दिस, है ना। और ये एक्स वाई जेड ये मैंने दिया था तुम्हें, क्वेश्चन में बता देता हूं, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, बताए थे ये चीजें, है ना। तो ये वही चीज दे दी मैंने वापिस से तुम्हें, बस थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। लेकिन 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 यही फंस जाओगे तुम, यही फंस जाओगे, मैं बताता हूं। क्योंकि अगला जो है ना, अगले से यहां से क्लियर होगा तुम्हें। अगले में देखो क्या होगा, W8 देखना। अगर मैं इसको ऐसे दे देता तो ए क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब x5, यहां फंस जाओगे तुम, यहां दिक्कत आ जाएगा तुम्हें। वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब यहां फंस जाएंगे हम, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहां फंस जाएंगे। क्यों भैया फंस क्यों जाएंगे, मैं बताता हूं। मान लो सबसे पहला एलिमेंट तुमने इसमें डाला 1, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 1, 1, ठीक है, ठीक है भैया, जैसे आपने काम ने कर दिया। दूसरा एलिमेंट डालो, दूसरा 2 डाल दो इसमें, तो 2, 8 और 64, ये तो आएगा। बत्तीस 32। अब इन दोनों का सम करना, इसको a से मल्टीप्लाई करके कर लो, रोना मत, इसको a से मल्टीप्लाई करके इसका सम कर दो, तो a प्लस 2
और ये आ जाएगा a प्लस 8 a प्लस 32। दिस डज नॉट बिलोंग टू W8। भैया ये थोड़ी स्क्वायर हुए। अब अगर मैं इसको a को 1 ले लूं थोड़ी देर के लिए, a को 1 ले लूं तो क्या होगा, अगर मैं a को 1 मान लू से 1 मान, a1 भी तो हो सकता है। अरे a1 भी तो हो सकता है तो फील्ड का ही एलिमेंट 1 भी तो होगा। एक भी एलिमेंट से गलती हो गई तो काम खराब हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 डाल दूं तो क्या होगा, 3 9 33। लो हो गया फिर, दिस डज नॉट बिलोंग टू ए। कोई भी एक एलिमेंट ढूंढना है जो इसमें ना आ रहा हो, लो नहीं आया, बात खत्म हो गई। यहां तक तो बन रहा था और यहां पे भी स्क्वायर बन रहा था, क्यूब तो बन ही नहीं रहा, इसका मतलब ये तो फेल हो गई, ये नहीं है। ध्यान से देखते रहो, मेथड है कि अपने पास बस क्वेश्चन अलग अलग आते जा रहे हैं। एक्स वाई, एक अगला आ रहा हमारे पास W9, एक्स वाई एक्स प्लस 3y 2x प्लस 3y। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ये वालों में कोई दिक्कत नहीं आती, स्क्वायर क्यूब वालों में दिक्कत आती है। तो इसको तुम सिंपल प्रूफ भी करके देख सकते हो, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये तुम सिंपल प्रूफ भी करके देख सकते हो। जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने पहले 1 ही डाल दिया तो दोनों में 1 1 डाल दिया, एक्स वाई 2x प्लस वाई 2x प्लस 3y, इसकी जगह डाल देते हैं 1 1 डाल के देखते हैं पहले क्या होगा। दोनों में ही 1 1, या इसकी जगह 1 डाल दो, इसकी जगह 2 डाल दो, तो क्या होगा 1,2 प्लस ये आ जाएगा 8। अब 1 डाल के, अब इसकी जगह 2 1 डाल के देख लो। मैं तो ऐसे रैंडम कोई भी पॉइंट ले रहा हूं, 2 1 डालो तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4 प्लस 3 7। इनका एडिशन करना, एडिशन करोगे तो भैया फिर मैं इसको इसकी टर्म में लिख सकता हूं, फिर मैं किसी को भी एलिमेंट को इसकी टर्म में लिख सकता हूं। हो गया क्वेश्चन, बढ़िया एकदम। इसका मतलब ये भी वेक्टर स्पेस है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको तुम्हें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, जो तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है, अभी आगे चलते रहो। अभी सब स्पेस में हमारे पास और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। आगे चलो। अब हमारे पास एक नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा। अब मैं थोड़ा मैट्रिसेस की तरफ आ रहा, तो मान लो ये मैट्रिसेस मैंने यहां पे लिख दी, बताओ इसके कौन कौन से सब स्पेस है कौन नहीं है। जनरल मैंने तुम्हारे सामने ऊपर लिख दिया है MnR। इसके सब स्पेस मुझे बताने कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। ठीक है, मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूं, Mn वेयर A वेयर A इज इक्वल टू AIJ, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। और ये जो AIJ है ये कहां से ले रहे हैं हम, रियल नंबर से, ये रियल से। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अब पहला ऑप्शन तुम्हारे सामने है कि भैया बताओ W1 हम तुम्हें दे रहे हैं। W1 कुछ इस प्रकार है, A बिलोंग्स टू Mn वेयर, क्या ये सब स्पेस होगा, A बिलोंग्स टू Mn वेयर A ट्रांसपोज इक्वल टू K ऑफ A। क्या ये सब स्पेस है या नहीं है। K एक कांस्टेंट है हमारे पास, कोई भी फिक्स्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड कांस्टेंट है। तो इसका मैं छोटा सा प्रूफ है करके दिखा दे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो एक मैंने मान लिया ATKA और दूसरा मैंने मान लिया B ट्रांसपोज KB। एक काम करो, दोनों को ऐड कर लो, इसको A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, A इंटू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज प्लस KA प्लस KB। ठीक लिखा मैंने, और ठीक तो है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लेट मी सी, के A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और ये मेरे पास आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये तो तुम्हें नहीं लग रहा पहले वाली फॉर्म में वापस आ गई थोड़ी थोड़ी। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, इसमें से K कॉमन लो तो A प्लस B। भैया पहले वाली फॉर्म में वापस मिल गई, देख लो तुम तो चाहे। पहले भी तो ऐसे ही था, K टाइम समथिंग, यहां किसी का ट्रांसपोज हो रहा था और यहां पे हमारे पास, समझ पा रहे हो, तो हो गया। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं A प्लस B होल ट्रांसपोज इक्वल टू K प्लस B, क्योंकि जब तुम ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल। यहां पे ट्रांसपोज मैट्रिसेस
पास आ जाता है, ए से कोई लेना देना नहीं होता है, उस चीज का ध्यान रखेंगे। ए प्लस बी, बी पूरे का ट्रांसपोज करोगे तो आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता है, एडिशन। तो आ गया, खत्म। ये तो प्रूव करना था। तो ये दोबारा किसमें बिलोंग कर गया? W1 में, W1 में बिलोंग कर गया। ठीक है, दूसरा पार्ट में तुमसे पूछ रहा हूं, सबके प्रूफ नहीं कराने वाला हूं, कुछ कुछ के प्रूफ कराऊंगा। ठीक है, अगला हमसे पूछा जा रहा है कि W2 हमें दिया हुआ है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, बस K को 1 रख दिया। दूसरा W2 हमें दिया हुआ है A बिलोंग्स टू Mn वेयर A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो क्या फर्क है इसमें और ऊपर वाले में? बस इसमें K को 1 रख दिया, तो मतलब ये भी होगा, ये तो था ही, हमने प्रूफ किया। तीसरा पार्ट में तुमसे पूछ रहा हूं, तीसरा पार्ट कुछ ऐसे है, A बिलोंग्स टू दिस, तो W3 हमारे पास है A बिलोंग्स टू Mn और A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं इसे। तो ये भी होगी भैया, क्यों होगी? क्योंकि भैया K की जगह -1 रख दो। अरे K की तो वैल्यू रख रहा हूं मैं, K की -1 रख दो। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। W4 हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है, A स्क्वायर इज इक्वल टू A। कैसी मैट्रिक्स है ये भैया? ये हमें लग रही है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अरे वाह, बढ़िया यार, मतलब तुम लास्ट के बेसिक सीख के आए। हाँ, तो ये हमारे पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और ध्यान रखना 2 आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ये नहीं होगा। 2 आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स लो, उसको प्लस करो, जरूरी नहीं है वो आइडम्पोटेंट ही मिल जाएगी। जैसे 1 1 0 0, और दूसरी मैट्रिक्स मैं लेने वाला हूं 0 0 1 1 ले लो, दोनों को प्लस करना तो आंसर क्या आएगा? 1 1 1 1। और ये क्या ये बिलोंग करेगा? क्या ये बिलोंग करेगा स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स को? दिस डज नॉट बिलोंग टू W4। W4 आ गया हमारे पास। 2 आइडम्पोटेंट लो तो उसके बाद भी आइडम्पोटेंट आता है? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई दिक्कत है यहां तक? एनीवन? चलो आगे 5th पॉइंट लेते हैं। 5th पॉइंट हमारे पास आएगा W5 इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू Mn, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर इज इक्वल टू I। अब A स्क्वायर इज इक्वल टू I का मतलब क्या है? यहाँ पे A स्क्वायर इज इक्वल टू I का मतलब है यहां पे हम ले रहे हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में भी याद रखेंगे 2 इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का सम, जरूरी नहीं है कि वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो, तो सम ऑफ 2 इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स need not be इनवॉल्यूटरी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। 2 आइडम्पोटेंट लो, उनका सॉरी 2 इनवॉल्यूटरी लो, उसका सम इनवॉल्यूटरी है, ऐसा जरूरी नहीं होता। अब तुम्हें पता है कि मैं अगला एग्जांपल क्या लेने वाला हूं, नील पोटेंट का, है ना? तो अगला मैं लिखने वाला हूं 6th पॉइंट जो आने वाला है वो होगा W6, वो हमारे पास आएगा A बिलोंग्स टू Mn वेयर A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारे पास, या ऐसे लिख लो सेट ऑफ ऑल नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऐसे लिख लो, जरूरी नहीं है वो A स्क्वायर वाली हो, बस ऐसे लिख लो सेट ऑफ ऑल नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इन Mn। तो ये भी हमारे पास सबस्पेस नहीं बनाने वाला, ये भी नहीं बनाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2 का सम वही आए। ठीक है, और अगला हमारे पास एक और भैया आ रहे हैं इसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, उसका नाम है W7, जो कि होगा A बिलोंग्स टू Mn, और कंडीशन क्या है? A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। ये कौन सी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल की। क्या भैया 2 मैट्रिक्स का सम हमेशा ऑर्थोगोनल होता है? 2 मैट्रिक्स लूंगा ऑर्थोगोनल, उनका सम हमेशा ऑर्थोगोनल होगा? जरूरी नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जरूरी नहीं है कि 2 ऑर्थोगोनल का सम ऑर्थोगोनल ही आए। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक, आ जाओ, चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाएगा, ऑर्थोगोनल वाला हो गया है, अब हमारे पास 9th पॉइंट आएगा। अब इन्हीं की पार्टी ज्वाइन करने के लिए शायद हमारे पास इसकी पार्टी ना ज्वाइन हो, क्योंकि हमारे सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, सारी की सारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ऐसे लिख लो सेट ऑफ ऑल
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, किसी भी दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लो, उनको प्लस करो या मल्टीप्लाई करो, वो क्या रहती है? हमेशा अपर ट्रायंगुलर रहती है। तो सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैं इसको यू शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये होते हैं, चाहे तुम मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तुम उसको प्लस कर लो, वो हमेशा वैसी ही रहेंगी। अगला आ जाओ W9। W9 मुझे लिखना चाहिए लोअर ट्रायंगुलर, बट वो तो ऑब्वियस हो जाएगा, मैं लिखता हूं A बिलोंग्स टू Mn, सेट ऑफ ऑल और सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस सारी की सारी डायगोनल को तुम चाहे प्लस कर लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, वो सेम रहेगी, उसका कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। और इसका मतलब कि भैया वो भी फॉलो करेगी, वो भी क्या होगी? सब स्पेस होगी। तुम इसको प्रूफ भी कर सकते हो, बट हमें प्रूफ की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ सीखनी है चीजें, ताकि सब स्पेस क्लियर हो जाए क्या होता है। अब ये सब स्पेस क्यों बनाएगी? क्योंकि भैया इसका एक छोटा सा पार्ट भी वेक्टर स्पेसिस को डिफाइन कर रहा है। तुम कोई भी दो तुम मैट्रिसेस लो जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, वो तब भी डायगोनल आएंगे, उनको प्लस कर दो तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स आएंगे। ऐसी अपर ट्रायंगुलर में भी है, कोई भी दो रैंडम अपर ट्रायंगुलर उठाओ, उनको प्लस कर दो या उनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा यही आएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी बात पे आगे चलते हैं W10 पे, जिसका मैं नाम देने वाला हूं A बिलोंग्स टू Mn, और यहां आएगी सेट ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस मतलब डायगोनल में एलिमेंट सेम होते हैं जिसके, स्केलर मैट्रिसेस। जिसको नहीं पता भैया ये स्केलर वकेलर का होती है, उनके लिए एक बार यहां पर मान लो 3 है, यहां भी 3 होगा और यहां भी 3 होगा, ऐसा कुछ, ठीक है, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स सेम रहते हैं। तो इसका मतलब ये कैसी होगी? स्केलर मैट्रिक्स भी सेम रहेगी, क्योंकि वो एक डायगोनल का ही तो एक स्पेशल केस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलें तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास हो गया है, दैट इज इट, मैट्रिसेस के बारे में हमने सारा कर लिया। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास 12th एग्जांपल हमारे पास आ रहा है, जो कि है W11 विच इज A बिलोंग्स टू Mn, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होना चाहिए? 0। क्या हमेशा कोई भी दो मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स लो जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, दूसरी मैट्रिक्स लो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, क्या उनका प्रोडक्ट लेंगे? कोई भी दो रैंडम मैट्रिक्स लो यार, कोई भी दो रैंडम मैट्रिक्स लो, एक A ले लिया जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, एक B ले लिया जिनका डिटर्मिनेंट 0 है, क्या उनको अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं A से, तो A टाइम्स A प्लस B, क्या इनका भी डिटर्मिनेंट जरूरी है वो 0 ही आए? जरूरी है जीवन? जरूरी नहीं है। तो दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस W11, इसका मतलब ये नहीं होगा। X I 13वां पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है W12, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? यहां 13 पहुंच गए, यहां 12 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, गिनती में दिक्कत होगी वो अपने आप देख लेना, तुम होशियार बच्चों। A बिलोंग्स टू Mn और यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, भैया ये भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम एक मैट्रिक्स लेके आओ जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तुम दूसरी मैट्रिक्स लेके आओ जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसको A से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा A डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B डिटर्मिनेंट ऑफ B। क्या पता इसको मैं A को ऐसे अरेंज करके लाऊं कि भैया डालते ही सारा 0 हो जाए, तो ये भी वेक्टर स्पेस में नहीं आएगी, क्योंकि तुम इसको जब सॉल्व करके देखोगे एक A ऐसा तो पक्का एग्जिस्ट करता ही होगा, कोई तो एग्जिस्ट करता ही होगा जिसके लिए भैया ये ट्रू हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। आगे चलते हैं, रैंक ऑफ A जिसका 1 हो उसमें क्या होगा? क्या होगा रैंक 1 होने के लिए? देखो ऐसा कुछ W13 A बिलोंग्स टू Mn वेयर रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 1। क्या जरूरी है कोई भी दो मैट्रिक्स ले लूं उनका रैंक हमेशा 1 ही आएगा? एक का रैंक 1 है, दूसरे का रैंक 1 है, तो बाकी का भी रैंक 1 ही आएगा, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी है उसका भी रैंक 1 आएगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। रैंक ऑफ A ले लिया मैंने, 1 आया, रैंक ऑफ B ले लिया मैंने, उसका भी 1 आया, इसको करा मल्टीप्लाई मैंने A से, तो ये आ गया A टाइम्स रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B इज इक्वल टू आ गया A प्लस 1। जरूरी नहीं है रैंक उसका A ही बने, उसके बाद भी किसी भी दो मैट्रिक्स को प्लस करा तो उसका रैंक A ही आ, जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये भी खत्म हो गया, ये भी वेक्टर स्पेस नहीं है। रैंक मान लो 0 आ गया, कोई भी दो मैट्रिक्स उठाऊं जिनका रैंक 0 आ रहा है, अब भैया ये वेक्टर स्पेस बना देगी। तो खुद ही सोच के देख लो, पहली बात तो रैंक 0 आने का मतलब क्या है?
रैंक 0 आने का मतलब तो यही हो गया भैया उसमें नॉन जीरो रो ही नहीं बची। मतलब सारी की सारी, हाँ नॉन जीरो रो ही नहीं बची, इसका मतलब भैया नल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, और नल मैट्रिक्स तो होता ही है। रैंक 0 आने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें सारी रोज 0 हो जाए, है ना, कोई नल, कोई बचे ही ना नॉन जीरो, तो वो तो हमारे पास नल स्पेस ही होता है, नल वेक्टर ही होता है, तो वही है। और नल वेक्टर तो हमेशा होता ही है सब स्पेस, ये तो हमने पढ़ा ही था। उसके आगे चलते हैं, हमने अगला एग्जांपल ले रहे हैं, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0। W14 हम ले रहे हैं, A belongs to Mn, all eigen values of A will be 0। क्या जरूरी है बाद में भी 0 रहेंगे एडिशन करने का? कोई भी रैंडम एग्जांपल उठा लो, मेरे पास एग्जांपल है, मैं दिखा देता हूं, ये आ जाएगा एग्जांपल मेरे पास। उठा लेते हैं इसमें कुछ ऐसा कि अगर मैं यहां ले लूं 0 1 0 0, इसमें आइगन वैल्यू 0 0 आने वाली है। और दूसरा एक एग्जांपल उठा लेते हैं, मान लेते हैं कुछ 0, हाँ ये ले लेते हैं 0 1 0 0, ये एग्जांपल ले लेते हैं। इसको a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जैसे मैंने सिखाया था थ्योरम में, तो ये बन जाएगा 0 प्लस करने के बाद 1 a 0। मेरे को तो नहीं लगता इसके आइगन वैल्यू 0 आएंगे, अब तो नहीं 0 आएंगी। तुम इसको आइगन वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो ये टर्म तो अब बच जाएगी, पहले तो ये टर्म 0 हो रही थी, है ना, तो अब आइगन वैल्यूज मेरे पास 0 नहीं आएंगी। तो ये भैया उन्हीं को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे जो भैया ये सारे के सारे लीनियर अलजेब्रा के मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जिसका क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगा, भैया उसे कर लो, कुछ नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, या मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, अब लास्ट हमारे पास आता है ए इज अ पॉजिटिव डेफिनेट। ये वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट लिख लेंगे इसको, क्योंकि ये बुक्स में मिलता नहीं एग्जाम्पल। तो ये 1 5 ए बिलोंग्स टू Mn और ए इज अ पॉजिटिव डेफिनेट, है ना, ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी जिसकी सारी की सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव, विद ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव। क्या हमेशा ऐसा होगा कोई भी मैट्रिक्स उठा लूं उसकी आइगन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी? जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। तो यहां पे लास्ट वाला भी हमारे पास कट हो जाएगा, ये भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है, सब स्पेस नहीं बनाता, सॉरी सब स्पेस नहीं बनाएगा। किसका? जनरल मैट्रिक्स एन का। यहां तक नोट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आया होगा अभी तक। आ भी गया होगा तो उसको जरूर बताने की मेरे को कोशिश करें ताकि मैं भी उसको क्लियर कर सकूं, ठीक है। अगला चलते हैं, ए बिलोंग्स टू 15, और मैं किस में पहुंच गया था? 17 लिख देता हूं मैं, मेरे को नहीं पता मैं कहां पहुंच गया था, बट मैं 17 लिख देता हूं। ए बिलोंग्स टू Mn, तुम अपने हिसाब से नंबर डाल देना, ठीक है। BAC CAB CAB, बताओ ये सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो मेरे को तो एक ही मेथड आता है, देखो यार एक ही मेथड आता है मेरे को तो, BAC प्लस सॉरी इज इक्वल टू CAB। अब क्या करें, एक बार तो मैंने ले लिया BAC CAB, दूसरी बार क्या करूं? तो अच्छा मैट्रिक्स तो ए है ना, तो इसको A1 ले लो, और यहां पर दूसरा एक ले लो एग्जांपल A2, तो C A2 B। इसके साथ ए को स्मॉल ए को मल्टीप्लाई करते थे, याद करो, दोनों को प्लस करते थे, फिर प्लस करेंगे तो क्या होगा? यहां B A A1 प्लस A2, यहां आ जाएगा C, कॉमन भी ले रहा हूं मैं साथ साथ, C A A1 प्लस A2 B। ये तो फिर से वही वाली फॉर्म आ गई जो पहले थी, BAC B समथिंग C समथिंग A। इसका मतलब ये वापस किस में आ गई? W17 में आ गई। तो ये W17 इसका मतलब बना रहा है, बढ़िया बना रहा है, एकदम मजेदार। उसके बाद ऐसे इसका मैं इसका एक स्पेशल केस और ले लेता हूं, इसकी शॉर्ट फॉर्म AB इक्वल टू BA, या AD इक्वल टू DA ले लो, AD इक्वल टू DA। क्या ये बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, हमने ऊपर प्रूव तो करके दिखा दिया, हमने ऊपर प्रूव करके दिखा दिया जनरल केस, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आ रहा है, मान लो ट्रेस ऑफ A 0 है किसी की, W19 हमारे पास आएगा, A बिलोंग्स टू Mn और ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0। क्या दो एलिमेंट लो जिसकी ट्रेस सबकी 0 है? क्या कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0, ट्रेस ऑफ B इक्वल टू 0,
b इक्वल टू 0, ठीक है, a से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, a टाइम्स ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 0 प्लस ट्रेस ऑफ b इक्वल टू 0। क्या ये हमेशा 0 के इक्वल आएगा? बिल्कुल भैया आएगा, इंडिविजुअली जब 0 है। जब ये इंडिविजुअली 0 हो गए, ट्रेस 0 आएगी, ये 0 आएगी, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो तो 0 ही आएगी, मतलब ये है। तो 19 भी होगा। 20 पे चलते हैं। 20 हमारे पास आने वाला है, 20 हमारे पास आने वाला है कुछ ऐसे, W20 इज इक्वल टू, लास्ट हमारे पास है ये कुछ ऐसे हो जाएगा, A बिलोंग्स टू Mn और A11 इक्वल टू 0। ये भी भैया होता है, इसके बारे में मैं चाहता हूं तुम खुद सोच लो। कभी भी अगर उसका पहला एलिमेंट 0 है, चाहे तुम कोई भी दो मैट्रिक्स ले आओ, उनको मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, उनका पहला एलिमेंट हमेशा पहला एलिमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। इसको तुम ट्राई भी करके देख सकते हो कि भैया ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। दैट इज इट, कर लिया हमने। आगे चले। हाँ, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस बार तुम ध्यान से बताना, थोड़ी सी सोच के। अभी तक हम रियल मैट्रिक्स में चल रहे थे, अब कॉम्प्लेक्स में चलते हैं, तो थोड़ा सा मैं हार्मिशियन के बारे में भी बात कर पाऊंगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सबस्पेस बताना। पहला ऑप्शन है W1, A belongs to complex of n cross n where A theta equal to K। दूसरा ऑप्शन मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको भी रब करूंगा, पहले ये नोट कर लो। W2 तुम्हें दे रहा हूं, A belongs to complex of n cross n और A theta equal to A, सिंपल है। तीसरा मैं देने वाला हूं स्क्यू हार्मिशियन, थर्ड ऑप्शन भी यही मैं लिखने की कोशिश करूंगा। W3 इक्वल टू A बिलोंग्स टू C एंड क्रॉस n, A थीटा इक्वल टू -A, और लास्ट ऑप्शन मैं तुमको दे रहा हूं लास्ट ऑप्शन दे रहा हूं नन। शाबाश, जब तक मैं इसको रब करता हूं तुम एक काम करो, इसको ट्राई करो, क्या होने वाला है इनमें से। दे रहे हैं तुम्हें 5 मिनट, वीडियो भी पॉज कर सकते हो तुम। चलो करें, चलो आ जाओ। अब यहां पे क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, इसमें मुझे बताना है कि सबस्पेस कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे बैकग्राउंड से तुम्हें थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी, तो सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी गली में बेचारे बैठे होंगे तो कुछ नहीं कर सकते उनका। तो यहां पे A थीटा इक्वल टू KA, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हमने एक एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट वाले को प्रूव करने की कोशिश करो। फर्स्ट वाला हो गया तो हमें पता है इसमें K की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, K की जगह -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, यहां ले लिया B थीटा इक्वल टू KA, दोनों को करा सम, A से मल्टीप्लाई करने के बाद तो A इंटू A थीटा प्लस B थीटा इक्वल टू K कॉमन लिया, सॉरी यहां B आएगा, तो A प्लस B। लेकिन एक सेकंड रुको, क्या मैं इस वाली चीज को ऐसे लिख सकता हूं, A प्लस B होल थीटा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता यार, मैं ऐसे नहीं लिख सकता। उसके लिए होल थीटा लगाने के लिए यहां पे क्या पता ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये जो A है ये भी तो इस बार कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो हम यहां से कहेंगे रीजन क्या है, मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि A इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज। हमें पता है कि भैया A इंटू A थीटा अगर ट्रांसपोज करते थे सिंपल, इसे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कहते हैं, अगर सिंपल ट्रांसपोज करते थे तो ऐसा आ जाता था। लेकिन इसमें पता क्या आता है, इसमें आता है A कॉन्जुगेट A थीटा, ऐसे आता है। तो यहां पर तो है ही नहीं, A इक्वल टू A कॉन्जुगेट थोड़ी है, इसलिए इक्वल नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो गया, उसी लॉजिक से दूसरा भी गया, उसी लॉजिक से तीसरा भी गया, तो ये तीनों ही नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्स के लिए बात ही नहीं बनी। तो फिर कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा भैया, ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं और तुमसे ये कह रहा हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सबस्पेस। मेरे को यहां पर देना चाहिए था इज द सबस्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इज द सबस्पेस ऑफ
कॉम्प्लेक्स एंड क्रॉस एंड रियल। रियल का कौन सा ऑप्शन सेम है? ऑप्शन सेम है भैया, बिल्कुल हाँ, ऑप्शन सेम है, तो इसका इस बार आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही आ जाएंगे भैया। तीनों क्यों आ गए? क्योंकि इस बार मेरे को कॉन्जुगेट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बार कोई कॉन्जुगेट को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज इट। मेरे ख्याल से मैं सारा तुम्हें करा चुका हूं। थोड़े से और क्वेश्चन है जिसको मैं चाहता हूं कि वो मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दूं, वरना मैं सारे क्वेश्चन यूज कर लूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो 10-12 क्वेश्चन, 10-12 नहीं, 15-20 क्वेश्चन मेरे पास रह गए हैं ऐसे ऐसे, जिनको बताना है कौन से सब स्पेस बनाएंगे कौन से नहीं बनाएंगे, उनको तुम डिस्कस करके मुझे भेजना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जहां से तुम जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा लेट हो गया तो हम भी चलते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।